नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। हमने जो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसके अब तक 15 वीडियो आ चुके हैं। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर देखें। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारे पास पहला प्रश्न 751 नंबर प्रश्न है हमारे पास। पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है। जो पादप होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन है हमारे पास लिपिड व प्रोटीन की, लाइसोसोम की, सेलुलोज की या प्रोटीन की। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल किस में पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। तो यह किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। यह पादपों को आकार प्रदान करती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। और जो जंतु व पादप दोनों में पाई जाती है वो होती है कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड व प्रोटीन दोनों की बनी होती है। उसके बाद में हमारे पास 752 नंबर प्रश्न है। कवक में भोजन का संग्रह होता है। जो कवक होते हैं उनमें भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में, 2 नंबर ऑप्शन ग्लाइकोजन के रूप में, 3 नंबर स्टार्च के रूप में और 4 नंबर इन सभी के रूप में। जो कवक होते हैं उनमें भोजन का जो संग्रह होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और जो प्राणी होते हैं उनमें भी भोजन का, या मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में या प्राणियों में भोजन का जो संग्रह होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसमें? यकृत में होता है। और पादपों में होता है स्टार्च के रूप में, पत्तियों में स्टार्च के रूप में ये संग्रह होता है। तो ये भी ध्यान रखना, स्टार्च और मंड के रूप में इकट्ठा होता है। उसके बाद 753 नंबर प्रश्न है हमारे पास। निम्न में से हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न कि जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे रुधिर की आरबीसी के अंदर पाया जाता है। आरबीसी के अंदर पाया जाता है और गैसों का परिवहन करने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास क्रोमोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, एल्ब्यूमिन। तो हीमोग्लोबिन को क्रोमोप्रोटीन, जो पहला ऑप्शन है क्रोमोप्रोटीन, तो हीमोग्लोबिन को क्रोमोप्रोटीन कहा जाता है, या हीमोग्लोबिन इस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। उसके बाद में हमारे पास 754 नंबर प्रश्न। इंसुलिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सी तत्व की आवश्यकता होती है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होता है। 3 ग्रंथियां होती है अग्नाशय में, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। जो बीटा कोशिका होती है उसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सी तत्व की आवश्यकता होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। ऑप्शन है हमारे पास जिंक, सोडियम, पोटेशियम या लोहा। तो इसके निर्माण के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हमारे पास 755 नंबर प्रश्न। जठर ग्रंथियों से जठर रस के स्त्रावण के लिए, या प्रश्न है हमारे पास जठर ग्रंथियों से जठर रस को स्त्रावण के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जठर ग्रंथियां होती है वो किसका स्त्रावण करती है? जठर रस का। तो उस जठर रस को स्त्रावण के लिए उनको प्रेरित कौन सा हार्मोन करता है? तो कौन सा हार्मोन करता है? ऑप्शन है हमारे पास पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन या गैस्ट्रिन। तो 4 नंबर ऑप्शन जो गैस्ट्रिन है वह जठर ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। किस लिए? जठर रस के स्त्रावण के लिए उत्तेजित करता है। उसके बाद में हमारे पास 756 नंबर प्रश्न है। शरीर में रुधिर का नमूना लेने, रक्त चढ़ाने, ग्लूकोज चढ़ाने में कौन सी रुधिर वाहिनी का उपयोग किया जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शरीर में जैसे कोई भी डॉक्टर होता है वो रुधिर का नमूना लेता है या रक्त चढ़ाते हैं, शरीर के अंदर ग्लूकोज चढ़ाते हैं। जिस ग्लूकोज कब चढ़ाते हैं? जब व्यक्ति मुख से भोजन लेना बंद कर दें तब ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो
इन सभी के अंदर कौन सी रुधिर वाहिनी का उपयोग किया जाता है? तो रुधिर जो वाहिनी होती है वो 3 तरह की होती है, यहाँ पे दी हुई है। 1 नंबर ऑप्शन हमारे पास शिरा, धमनी, केशिका या इन सभी का। तो जब चढ़ाते हैं रक्त या ग्लूकोज चढ़ाते हैं, रक्त चढ़ाते हैं, तो इनमें शिरा का उपयोग किया जाता है। शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है और अशुद्ध रुधिर पहले किस में जाएगा? हृदय के अंदर जाएगा, वहां से शुद्ध होकर फिर वापिस किस में जाएगा? शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा। तो ये था आपका प्रश्न। उसके बाद में 757 नंबर प्रश्न है हमारे पास, रेनिन नामक एंजाइम दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को किस तत्व की उपस्थिति में क्रिया करके दूध को दही में बदलता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो रेनिन होता है वो दूध में उपस्थित, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन प्रोटीन को किस तत्व की उपस्थिति में क्रिया करके दूध को दही में बदल देता है? तो रेनिन जो होता है एंजाइम अमाशय में पाया जाता है और यह क्या करता है? केवल बच्चों में ही पाया जाता है और दूध को दही में बदलता है, क्योंकि बच्चे सबसे अधिक दूध ही पीते हैं, तो वो बच्चे के अंदर ही सक्रिय होता है। और HCl जो होता है वो वयस्क में दूध को दही में बदलता है। तो हमारे पास ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम। तो रेनिन किसकी उपस्थिति में, किस तत्व की उपस्थिति में दूध को दही में बदलता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था, कैल्शियम की उपस्थिति में दूध को दही में बदल देता है। 758 नंबर प्रश्न है हमारे पास, एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य है। एपिग्लोटिस को कंठ आच्छाद भी कहा जाता है। तो एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है? हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास, भोजन को ग्रसनी में भेजना, भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना, भोजन को ग्रहणी तक पहुंचाना, इनमें से कोई नहीं। तो जो एपिग्लोटिस होता है वो जो घंटी द्वार होता है उसके ऊपर पाया जाता है, उपास्थि से मिलकर बना होता है, त्रिकोण के आकार का होता है। यह क्या काम करता है? जो श्वास नली और ग्रास नली होती है उसके ऊपर पाया जाता है। यह जब भोजन ले रहे होते हैं तो श्वास नली के ऊपर आ जाता है और श्वास नली में भोजन के प्रवेश को रोकता है, यानी भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसलिए इसको एपिग्लोटिस को शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है। तो ये दोनों आप ध्यान रखना। तो एपिग्लोटिस का काम है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। उसके बाद 759 नंबर हमारे पास प्रश्न है, कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण किया गया है। जो कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण है किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास, एली लिली द्वारा, ह्यूमलिन द्वारा या इन दोनों द्वारा या इनगो द्वारा। तो कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण किससे किया जाता है? एली लिली द्वारा किया जाता है और इस कृत्रिम इंसुलिन को ह्यूमलिन भी कहा जाता है। ये दोनों याद रखना। उसके बाद में 760 नंबर प्रश्न है हमारे पास, प्रथम मानव निर्मित जीवाणु है। तो प्रथम मानव द्वारा निर्मित जीवाणु कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास, स्यूडोमोनास, क्लोरेला, नारा या पेनिसिलिन। तो इनमें से प्रथम मानव निर्मित जो जीवाणु है वो है स्यूडोमोनास। उसके बाद में हमारे पास 761 नंबर प्रश्न है, मोनोसाइट कोशिका किस कोशिका के साथ मिलकर संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति का निर्माण करती है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो मोनोसाइट होती है वो किस कोशिका के साथ मिलकर संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति का निर्माण करती है। ऑप्शन है हमारे पास, न्यूट्रोफिल के साथ, इयोसिनोफिल के साथ, वेसोफिल के साथ या इन सभी के साथ मिलकर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर पहला, न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर वो प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति का निर्माण करती है। उसके बाद 762 नंबर हमारे पास प्रश्न है, प्लेटलेट्स की संख्या किस रोग में कम हो जाती है? जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी संख्या किस रोग में कम हो जाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, डेंगू बुखार में, पीलिया में,
ल्यूकेमिया में या टाइफाइड में। तो किस बुखार में कम हो जाती है प्लेटलेट्स की संख्या? डेंगू बुखार में कम हो जाती है। उसके बाद में हमारे पास 763 नंबर प्रश्न है, HIV संक्रमण और टाइफाइड रोग में कौन सी रुधिर कणिकाओं की संख्या घट जाती है? जो HIV संक्रमण होता है और टाइफाइड रोग में कौन सी रुधिर कणिकाओं की संख्या घट जाती है? 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की तो हमने बात कर ही ली कि डेंगू रोग के अंदर, और जो HIV संक्रमण है और टाइफाइड है उनकी जो संख्या, उनके अंदर जिन रुधिर कणिकाओं की संख्या घटती है वो कौन सी है? WBC होती है। WBC की संख्या HIV संक्रमण और टाइफाइड के समय घट जाती है। उसके बाद में हमारे पास 764 नंबर प्रश्न है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का संबंध है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का संबंध किससे है? तो हमारे पास ऑप्शन है प्लेटलेट्स की संख्या में कमी का आना, 2 नंबर ऑप्शन RBC की संख्या में कमी का आना, WBC की संख्या में कमी आना, या लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आना। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आना, उसका संबंध किससे है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से है। और किसकी वजह से कमी आती है? किस रोग में कमी आती है? डेंगू बुखार के समय कमी आती है। और WBC की संख्या में जो कमी आती है वो होते हैं टाइफाइड और HIV संक्रमण। उसके बाद में 765 नंबर हमारे पास प्रश्न है, एक यूनिट में रक्त होता है, जो 1 यूनिट रक्त दान के समय निकाला जाता है तो उस यूनिट में रक्त कितना होता है? ऑप्शन है हमारे पास 450 ml, 550 ml, 650 ml और 350 ml। तो 1 यूनिट में कितना होता है? 450 ml रुधिर होता है। उसके बाद में हमारे पास 776 नंबर प्रश्न, DNA के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। तो DNA के जो स्ट्रैंड होते हैं, द्विकुंडलित संरचना होती है, वो दोनों स्ट्रैंड किस बंध द्वारा बंधे होते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा, सहसंयोजक बंध द्वारा, स्थिर वैद्युत बल द्वारा, या आयनिक बंध द्वारा। तो DNA के जो स्ट्रैंड होते हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे रहते हैं। उसके बाद में हमारे पास DNA कितने रूपों में पाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो DNA होता है वो कितने रूपों में पाया जाता है? कितने रूपों में पाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास 2, 5, 7 या 3। तो DNA 3 रूपों में पाया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 708 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित है। सुमेलित कौन सा है? रिकॉम्बिनेशन की इकाई बिल्कुल सही है। जो रिकॉन होता है वो पुनर्संयोजन की इकाई होती है। सिस्ट्रोन DNA की संरचनात्मक इकाई बिल्कुल सही है। म्यूटोन उत्परिवर्तन की इकाई बिल्कुल सही है। तो ये सभी के सभी सुमेलित है। उसके बाद में हमारे पास 769 नंबर प्रश्न है, DNA से mRNA का संश्लेषण कहलाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो DNA होता है उसे mRNA बनाने की प्रक्रिया या संश्लेषण क्या कहलाता है? ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, म्यूटेशन या टिलोसेंट्रिक। तो DNA से mRNA का संश्लेषण क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। 770 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से DNA के रूप है। तो हमने पहले प्रश्न पढ़ चुके हैं कि DNA के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं? ADNA, BDNA और ZDNA। तो ये सारे के सारे DNA के रूप हैं। उसके बाद में 771 नंबर प्रश्न है हमारे पास, DNA दोहरी संरचना का अध्ययन किसने किया था? तो DNA की द्विकुंडलित संरचना का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन हमारे पास वाटसन, क्रिक ने, मॉर्गन ने, जॉनसन ने या ग्रेगर जोहन मेंडल ने। अब जॉनसन ने तो जीन की खोज की थी, जय से जय, और जीनोटाइप फिनोटाइप की खोज की। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों की खोज की, इसलिए इसको क्या कहा जाता है?
अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। उसके बाद वाटसन एवं क्रिक ने 1953 के अंदर डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को बताया था। तो पहला ऑप्शन है सही हो जाएगा। उसके बाद 722 नंबर प्रश्न है हमारे पास, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के किस रूप की दोहरी संरचना का अध्ययन किया। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो वाटसन एवं क्रिक थे उन्होंने 1953 के अंदर डीएनए के किस रूप में डीएनए की दोहरी संरचना का अध्ययन किया। तो ऑप्शन है हमारे पास ए डीएनए, बी डीएनए या जेड डीएनए या उपयुक्त सभी। तो वाटसन एवं क्रिक ने बी डीएनए, 2 नंबर ऑप्शन है बी डीएनए, उसके अंदर दोहरी संरचना या द्विकुंडलित संरचना का अध्ययन किया था। 773 नंबर प्रश्न है, विडोल परीक्षण, बहुत ही अच्छा प्रश्न, विडोल परीक्षण या विडाल परीक्षण किसके उपचार हेतु किया जाता है। तो विडाल परीक्षण किसके उपचार हेतु उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास टाइफाइड, टीबी, काली खांसी या तपेदिक। तो विडाल जो परीक्षण होता है वो टाइफाइड के उपचार हेतु किया जाता है। उसके बाद में 773 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से सुमेलित है। एक तरफ प्रदूषक लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ बीमारी लिखी हुई है। तो कॉपर से विल्सन का रोग होता है, बिल्कुल सही है। केडियम से कौन सी बीमारी होती है, आउच रोग होता है, बिल्कुल सही है। नाइट्रेट से वल्यू बेबी सिंड्रोम, तो इससे शरीर, जो बच्चे का शरीर वल्यू में नीला पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये सभी के सभी क्या है, सुमेलित है। कॉपर से विल्सन का रोग हो जाता है, केडियम की प्रदूषक की वजह से आउच रोग हो जाता है, नाइट्रेट प्रदूषक की वजह से वल्यू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो ये सभी के सभी सुमेलित है। 775 नंबर हमारे पास प्रश्न, निम्न में से सम्मिलित है तो इनमें से कौन सा सुमेलित है। एक तरफ कार्बोहाइड्रेट की इकाइयां दी हुई है, मोनोसेकेराइड जिनका जल अपघटन करने पर एक ही इकाई दे। उसके बाद डाइसेकेराइड जो जल अपघटन पर 2 इकाइयां दे, और पॉलीसेकेराइड 1 से अधिक दे, 2 से अधिक दे, तो उनको पॉलीसेकेराइड कहा जाता है या उपयुक्त सभी। तो मोनोसेकेराइड के अंदर हम देखते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज या ग्लेक्टोज, बिल्कुल सही है, ये मोनोसेकेराइड के उदाहरण हैं। उसके बाद में डाइसेकेराइड लैक्टोज, सुक्रोज, बिल्कुल सही है। उसके बाद पॉलीसेकेराइड के अंदर स्टार्च और सेलुलोज, बिल्कुल सही है। तो ये सारी की सारी सुमेलित है। उसके बाद में प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास हिपेरिन, सेलुलोज, स्टार्च या माल्टोज। तो सबसे अधिक कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है प्रकृति में, सेलुलोज पाया जाता है। उसके बाद में 777 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला प्राकृतिक प्रतिसंगंधन पदार्थ है। तो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला प्राकृतिक प्रतिसंगंधन पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास हिपेरिन, सेलुलोज, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। तो प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा पाया जाता है मनुष्य के शरीर में, प्राकृतिक हिपेरिन पाया जाता है, जो धमनियों और सिरों में रुधिर को जमने से रोकता है। उसके बाद 778 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसे पादपों का संचित, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसे पादपों का संचित ईंधन भी कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास सेलुलोज को, स्टार्च को, ग्लाइकोजन को, इनमें से कोई नहीं। तो पादपों की कोशिका भित्ति तो बनी होती है सेलुलोज से, और पादपों के अंदर जो भोजन का संग्रह होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, मंड के रूप में होता है। तो पादपों का संचित ईंधन कौन सा कहलाएगा, स्टार्च कहलाएगा। उसके बाद में हमारे पास प्रकृति में सर्वाधिक प्रोटीन कौन से शैवाल में पाई जाती है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो प्रकृति में प्रोटीन जो होते हैं वो सर्वाधिक किस शैवाल में पाए जाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास क्लोरेला, कारा, सिनोडेस्मस या लेमिनेरिया। इनमें से किस शैवाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है, क्लोरेला में
पाई जाती है। 780 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से सुमेलित है। एक तरफ प्रोटीन दी हुई है, दूसरी तरफ अंग दिए हुए हैं। तो क्रिएटिन किस में पाया जाता है? बाल में, नाखून में, सींग में और खुर में। बिल्कुल सही है। जो क्रिएटिन होता है प्रोटीन, बालों में पाया जाता है, नाखूनों में पाया जाता है, सींग व खुरों में भी पाया जाता है। उसके बाद केसिन दूध में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। एक्टिन और मायोसिन किस में पाया जाता है? मांसपेशी में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। फाइब्रिनोजन किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद में उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे सुमेलित है। उसके बाद में हमारे पास 781 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित है। लाइपोप्रोटीन, एक तरफ प्रोटीन दी हुई है, दूसरी तरफ उनके अंदर या उनका निर्माण के बारे में दिया हुआ है। लाइपोप्रोटीन, जो लाइपोप्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड व प्रोटीन से। बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है? हिम प्लस में ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। बिल्कुल सही है। फास्फोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? फास्फोरिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये सारे के सारे सुमेलित है। 782 नंबर प्रश्न है हमारे पास, त्वचा कोलेस्ट्रॉल को परावैंगनी किरणों की उपस्थिति में किस में बदल देती है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो त्वचा होती है वो हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको परावैंगनी विकिरणों की वजह से किस में बदल देती है? किस में बदल देती है? विटामिन डी में, स्टार्च में, सेलुलोज में या वसा में। तो त्वचा कोलेस्ट्रॉल को परावैंगनी किरणों की उपस्थिति में किस में बदल देती है? पहला ऑप्शन विटामिन डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। 783 नंबर प्रश्न है, सूर्य से आने वाली किरणों से होने वाली ऑक्सीकरण से हमारी त्वचा की सुरक्षा करने वाली विटामिन है। तो सूर्य से आने वाली किरणों से होने वाली ऑक्सीकरण से हमारी त्वचा की सुरक्षा कौन सी विटामिन करती है? ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ई, 2 नंबर ऑप्शन विटामिन सी, 3 नंबर विटामिन डी और 4 नंबर विटामिन ए। तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी त्वचा की सुरक्षा कौन सा विटामिन करता है? विटामिन ई करती है। उसके बाद में 784 नंबर प्रश्न है हमारे पास, बहुत ही अच्छा प्रश्न, पीयूष ग्रंथि के एडिनो हाइपोफाइसिस। पीयूष ग्रंथि के 2 पार्ट होते हैं, एक एडिनो हाइपोफाइसिस और एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो हमें पूछा गया कि एडिनो हाइपोफाइसिस से स्रावित हार्मोन नहीं है, तो कौन सा हार्मोन इसके एडिनो हाइपोफाइसिस से स्रावित नहीं होता है? ऑप्शन है हमारे पास सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, इसको वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है, वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। इसकी कमी से व्यक्ति क्या हो जाते हैं? बौने रह जाते हैं और अधिकता से शरीर भीमकाय हो जाता है। 2 नंबर है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, इसके द्वारा लैंगिक लक्षणों का विकास होता है नर व मादा में। उसके बाद में प्रोलैक्टिन हार्मोन, यहां से प्रो से आप बनाओगे प्रसव पूर्व, लेक्टिन, लेक्टिन का अर्थ है लैक्टोबैसिलस, किस में पाया जाता है? लेक्टिन दूध के अंदर, यानी प्रसव के समय माता के अंदर दूध का निर्माण ये हार्मोन करता है। उसके बाद में ऑक्सीटोसिन हार्मोन, गर्भाशय की जो भित्तियां होती हैं उनमें संकुचन पैदा करता है प्रसव के समय। तो इसमें से कौन सा एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो 4 नंबर ऑप्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये इसके एडिनो हाइपोफाइसिस भाग से स्रावित नहीं होता है, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग से स्रावित होता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। उसके बाद 785 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किस अंतःस्रावी ग्रंथि को क्रियाशील तीसरा नेत्र या बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है? तो यहाँ पूछी गई है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसको क्रियाशील तीसरा नेत्र या बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको जैविक घड़ी भी कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास पीनियल काय, थाइमस ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। इनमें से पहला जो ऑप्शन है हमारे पास पीनियल काय को
जैविक घड़ी कहा जाता है। उसके बाद में 786 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मनुष्य के शरीर में रुधिर बहाव का सही क्रम है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो शरीर के अंदर रुधिर का बहता है किस क्रम में बहता है हमारे पास। हमारे पास ऑप्शन दिया, पहले बाएं आलिंद में, फिर दाएं नील्य में, फिर शरीर में, और फिर दाएं आलिंद में, फिर दाएं नील्य में। तो ये नहीं होता है। पहले जो होता है नील्य, इस प्रकार से सिस्टम बना होता है, इसके 4 पार्ट होते हैं। इस प्रकार से जो हृदय होता है, इसके 4 इस प्रकार से पार्ट बने होते हैं। ये होता है बायां आलिंद, और ये होता है दायां आलिंद, और ये होता है दायां नील्य, और ये होता है बायां नील्य। तो जैसे ही रुधिर आता है, इसके अंदर आएगा सबसे पहले, और इसमें आने के बाद ये होता है नील्य, बायां नील्य से जाएगा शरीर के अंदर जाएगा, शरीर से वापिस किस में जाएगा, दाएं आलिंद में जाएगा, और दाएं आलिंद से किस में आएगा, वापिस दाएं नील्य में आएगा, फिर वापिस कहाँ जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, और फिर फेफड़ों से किस में आएगा, बाएं आलिंद में आएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा किस में आएगा, इस प्रकार हमारे पास 4 ऑप्शन ये होते हैं कि पहले तो फेफड़ों से किस में आता है, बाएं आलिंद में, फिर बाएं आलिंद से किस में जाता है, बाएं नील्य में, और फिर बाएं नील्य से किस में जाता है, पूरे शरीर के अंदर धमनियों के द्वारा जाएगा शुद्ध रुधिर, और उसके बाद में ये जाता है अशुद्ध रुधिर होता है, वो पहले जाएगा दाएं आलिंद में, फिर जाएगा अशुद्ध रुधिर दाएं नील्य में, और फिर दाएं नील्य से कहाँ जाएगा, शरीर के जो फेफड़े होते हैं उनमें जाएगा। तो इस प्रकार पहला जो हमारे पास हो जाएगा बायां आलिंद, फिर बाएं आलिंद से बायां नील्य के अंदर, बाएं नील्य से शरीर के भागों में जाएगा, शरीर से कहाँ जाएगा, दायां आलिंद में, और दायां आलिंद से वापस कहाँ जाएगा, फिर दाएं नील्य में जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 787 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का हृदय होता है कैसा होता है, मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक, क्रायोजेनिक, या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का जो हृदय होता है वो कैसा होता है, मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। 1 नंबर ऑप्शन। 788 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निषेल कणिकाएं न्यूरॉन के किस भाग में पाई जाती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो निषेल कणिकाएं होती है वो तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है, तंत्रिकाएं कोशिकाओं में पाई जाती है। तंत्रिकाएं कोशिका होती है, उसके 3 भाग होते हैं, कोशिका काय, डेंड्रोन और एक्सोन। तो इनमें न्यूरॉन कहाँ पे पाया जाता है, न्यूरॉन जो संरचना होती है, जो निषेल कणिकाएं होती है वो कहाँ पाई जाती है, कोशिका काय में पाई जाती है। उसके बाद में हमारे पास आपातकालीन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपातकालीन हार्मोन जिसको 3F हार्मोन भी कहा जाता है, तो किस ग्रंथि से वह स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से, या पीयूष ग्रंथि से। तो जो अधिवृक्क ग्रंथि है 3 नंबर ऑप्शन, जिसको एड्रिनल ग्रंथि भी कहा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा एड्रीनलिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है, उसी को आपातकालीन हार्मोन या 3F हार्मोन कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 790 नंबर प्रश्न है, कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पिंड पाया जाता है। जो मस्तिष्क होते हैं उनमें यह पाया जाता है कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। लेकिन मस्तिष्क भी के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या मेरुरज्जु।
तो इनमें से कोरपुरा क्वाड्रिजेमिना कहाँ पाया जाता है? मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। 791 नंबर हमारे पास प्रश्न है, हेनले का लूप कहाँ पाया जाता है? तो हेनले का लूप कहाँ पाया जाता है? जिसकी आकृति यू के आकार की होती है या हेयर पिन के समान होती है। तो कहाँ पाया जाता है? किडनी में, अमाशय में, अग्नाशय में या मस्तिष्क में? तो हेनले का लूप कहाँ पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है। 792 नंबर हमारे पास प्रश्न है, हृदय की गतिविधियों की गति निर्धारित करता है। तो या इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो हृदय की धड़कन होती है उसको नियंत्रित कौन करता है? तो हृदय की गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है हमारे पास पेसमेकर, महाशिरा, माइट्रोल कपाट या उपयुक्त सभी। तो हृदय की गतियों को कौन नियंत्रित करता है? पेसमेकर नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन को भी यही नियंत्रित करता है। 793 नंबर हमारे पास प्रश्न है, भ्रूण अवस्था तथा नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण होता है। जो भ्रूण अवस्था होती है और जो नवजात शिशु होते हैं उनमें रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन है हमारे पास यकृत में, स्प्लीन में, अस्थिमज्जा में या अग्नाशय में। तो भ्रूणावस्था और नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण 2 नंबर ऑप्शन स्प्लीन में होता है। इसको अपरा भी कहा जाता है या प्लिया भी कहा जाता है। इसको प्लिया भी कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 794 नंबर प्रश्न, किस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है? तो टिटेनी रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? ऑप्शन है हमारे पास पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, मेलाटोनिन हार्मोन की कमी से या प्यूस हार्मोन की कमी से। तो जो टिटेनी रोग होता है वो किस हार्मोन की कमी से होता है? पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से होता है। उसके बाद 795 नंबर प्रश्न है हमारे पास, यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। तो यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है? यकृत पालिका को कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 796 नंबर प्रश्न है, दैनिक लय के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। दैनिक लय के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो दैनिक लय के निर्माण के लिए कौन सा कारक या कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। तो दैनिक लय के निर्माण के लिए पीनियल ग्रंथि उत्तरदायी होती है। 797 नंबर प्रश्न है हमारे पास, ग्लोमेरुलस कहाँ पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो ग्लोमेरुलस है वो कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन हमारे पास बोमन संपुट में, यकृत नलिका में, हेनले लूप में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्लोमेरुलस होता है वो कहाँ पाया जाता है? बोमन संपुट में पाया जाता है। 798 नंबर प्रश्न है हमारे पास, परिसंचरण के दौरान रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। परिसंचरण के दौरान रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 2 बार गुजरता है। 799 नंबर हमारे पास प्रश्न है, कौन से दांत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं? तो आकार के आधार पर दांत कितने पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं और 4 दांत पाए जाते हैं। तो इनमें से मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित कौन से होते हैं? कौन कौन से 4 दांत होते हैं? इंसाइजर, रद्नक, प्रीमोलर और मोलर। इनमें से मांसाहारी जंतुओं में सबसे विकसित दांत होते हैं रद्नक। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 800 नंबर प्रश्न है, जल कितनी अवस्था में पाया जाता है? तो जल कितनी अवस्था में पाया जाता है? तो जल ठोस और द्रव 3 अवस्था होती है पदार्थ की, और गैस। तो जल जो होता है ठोस रूप में, बर्फ के रूप में, तरल जैसे जल होता है, और गैस वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। तो आज की वीडियो के ये थे प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद।